अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हॉरर स्टोरीज विद अदनान। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और जहाँ होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसे खुश रखे और सेहत वाली लंबी उम्र दे और कभी भी ज़िंदगी में किसी का मोहताज ना करे। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करे। चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। आज की स्टोरी बहुत हॉरर होने वाली है और ये बड़ी एक सबक आमोज स्टोरी है। स्टोरी को लास्ट तक लाजमी सुनिएगा, तभी आपको स्टोरी की समझ आएगी। तो जल्दी से हैंड फ्री लगा लें, लाइट्स ऑफ करके आंखें बंद कर लें और जिन लोगों को डर लगता है वो इस स्टोरी को भी ना सुने, सुबह सुन लें। और जो लोग अभी स्टोरी सुनना चाहते हैं वो आयतुल कुर्सी पढ़ें और अपने आसपास हिसार बांध लें, क्योंकि सुना है जब इस मखलूकात का जिक्र होता है तो ये बड़े गौर से, बड़े इंटरेस्ट से आपके करीब आ जाती हैं और अपनी बातें सुनने लगती हैं। तो आपको डर ना लगे, आयतुल कुर्सी पढ़ लें। चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई, मेरा नाम मलिक है और मैं पाकिस्तान इस्लामाबाद से बिलोंग करता हूँ। लेकिन पिछले 11 सालों से मैं ऑस्ट्रेलिया की सिटी सिडनी में मुकीम हूँ। उससे पहले 3 साल मैंने यूके में गुजारे थे और बाद में फिर मैं यहाँ मूव हो गया। और स्टूडेंट वीज़े पे यहाँ काम तलाश करना बहुत मुश्किल होता, और जब मैं यहाँ आया तो स्पेशली उस टाइम बहुत मुश्किल था। मैंने पहले 2 साल बहुत स्ट्रगल किए। उसके बाद ये कि मैं बिज़नेस में बहुत इंटरेस्टेड था, तो बस रिसर्च करने लग गया बिज़नेस के बारे में। और फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ने करम किया और मुझे इस काबिल बनाया कि मैं अपना छोटा सा बिज़नेस स्टार्ट कर सकूं। मेरा बिज़नेस जो था वो कॉर्पोरेट कार्स का बिज़नेस था। जैसे लग्जरी कार्स होती हैं, वीआईपी क्लाइंट्स जैसे मिनिस्टर्स हो गए, मॉडल्स हो गए और डेलीगेशंस हो गए, उनको पिक एंड ड्रॉप सर्विस देनी होती है। और समटाइम गाड़ी ऑर्डरली प्राइस पर बुक होती है तो उनके साथ आपको रहना पड़ता है 1 वीक 2 वीक, जितना टाइम वो रहें। तो ये बिज़नेस मैंने स्टार्ट किया, अपनी कंपनी रजिस्टर्ड की। स्टार्टिंग में बहुत मेहनत करना पड़ी। उसके बाद स्लोली जो बिज़नेस था वो बूम होने लगा। और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करते करते मैं अपनी और गाड़ियाँ डालता चला गया। बिज़नेस मेरा बहुत अच्छा चलने लगा। तो एक टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा शो ऑफ करता था चीज़ों को। जैसे कोई नई गाड़ी लेनी, कोई फ़ोन लेना, उसको फ़ौरन फेसबुक पे डाल देना और उसको शो ऑफ करना। बाकी मुझे ट्रैवलिंग्स बहुत पसंद है, तो दोस्तों के साथ एवरी वीकेंड निकल जाना कहीं भी और वहाँ की फ़ोटोज़ वगैरह डालना, मतलब बहुत शो ऑफ करना, ये मेरी आदत थी। और अम्मी मुझे इससे बहुत मना करती थी। वो कहती थी कि शो ऑफ करना अच्छी बात नहीं होती, इसको शो ऑफ मत किया करो, इंसान नज़रों में आ जाता है। लेकिन मुझे उस टाइम इन चीज़ों का एहसास नहीं था। फिर कुछ ऐसा हुआ कि 2015 में अच्छा खासा सेटल्ड हो गया था। जब मैं पाकिस्तान गया तो वहाँ जाके मैंने न्यू गाड़ी निकलवा ली। हालांकि घर में ऑलरेडी गाड़ी खड़ी हुई थी। अम्मी ने मुझे रोका भी कि मत लो गाड़ी, जब ऑलरेडी गाड़ी खड़ी है तो क्या ज़रूरत है न्यू गाड़ी निकलवाने की। मगर मैंने उनकी एक ना सुनी। मैं चाहता था पूरे ख़ानदान में मेरे पास सबसे अच्छी गाड़ी होनी चाहिए। खैर मैंने गाड़ी ली। वहाँ पे मैंने 2-3 शादियाँ अटेंड की, उनमें भी मैं बहुत परमानेंट रहा। सबको फील हो रहा था कि जैसे मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे बंदा नज़रों में आ जाता है, इसी तरह मैं सबकी नज़रों में आ चुका था। और जो लोग पहले हमारे साथ बात भी नहीं करते, उन लोगों ने भी मुझे दावत पे बुलाया और अपने घर बुलाना शुरू कर दिया। फिर ये हुआ कि मैं ऑलरेडी इंगेज था। मेरी इंगेजमेंट मेरी मामू की बेटी से हो चुकी थी और वो कोयटा के रहने वाले थे। तो इस इंगेजमेंट का पता होने के बावजूद हमारे कुछ रिश्तेदार थे जो अपनी बेटी का रिश्ता लेकर हमारे घर आ गए। मेरी अम्मी को उन्होंने बोला कि हम अपनी बेटी का रिश्ता देना चाहते हैं इस तरह से। तो मेरी अम्मी ने बोला कि इसकी ऑलरेडी इंगेजमेंट हो चुकी है अपने मामू की बेटी के साथ और इनका रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा है, तो आप कैसे रिश्ता लेके आ सकते हैं जबकि आपको पता भी है। तो कहने लगे कि नहीं, पता नहीं होता ना, इंगेजमेंट तो टूट भी जाती है। खैर मुझे पता चला तो मुझे बहुत अजीब फील हुआ। फिर कुछ टाइम के बाद मैं वापस ऑस्ट्रेलिया आ गया और अपने मामूल के काम में लग गया। मुझे आए हुए 12 से 14 दिन हुए थे। तो मैं एक नॉर्मल डे की तरह सुबह काम पे निकला, ऑफिस पहुंचा। अपनी जॉब्स जो थी असाइन करने वाली ड्राइवर्स को, वो सारी जॉब साइन की और नई जॉब्स आई हुई थी, उनकी मैनिफेस्टो बनाई, सारा काम किया। काम काफ़ी ज़्यादा था और मैं लेट हो गया। मुझे वापस आते आते तकरीबन रात के 11 बज गए। मेरा घर सिडनी सिटी से तकरीबन 30 से 40 मिनट की ड्राइव पर था। तो मैं निकलता हूँ रात के 11 बजे। वहाँ से आते आते रास्ते में अचानक से मेरी गाड़ी किसी चीज़ के ऊपर चढ़ी और टायर ब्रस्ट होने की आवाज़ आई। मैं एकदम से घबरा गया
मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ, रोड पे कुछ ऐसा था भी नहीं, कुछ दिखा भी नहीं है और मैं बहुत अटेंटिव होकर गाड़ी ड्राइव कर रहा था। खैर मैंने वीराने में उधर गाड़ी रोकी और उतर के देखा तो लेफ्ट साइड के दोनों टायर्स जो थे वो ब्रस्ट हो चुके थे। खैर फिर मैंने कॉल की, एक टायर तो था मेरे पास लेकिन दूसरा टायर नहीं था। फिर मैंने रोड साइड असिस्टेंट को कॉल की, वो आ गए, उन्होंने मेरी गाड़ी लोड की और मैंने वहाँ से उबर बुक करवा ली और घर पहुँच गया। आने के बाद थोड़ी देर फ़ोन देखा और फिर मैं लेट गया। उसके बाद मैं सो गया। तो ये वो रात थी जहाँ से किस्सा शुरू हुआ और मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ था कि मुझे हो क्या रहा है। रात के 3 बजे के टाइम मेरी आँख खुलती है और मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे मेरा दिल किसी ने जकड़ा हुआ है। मैं शिद्दत से पेन में हूँ और मेरी जो हार्ट बीट है वो बहुत तेज़ है। मैं बहुत हड़बड़ा कर उठ बैठा। मेरी कैफियत ऐसी थी कि जैसे मेरा पूरा जिस्म पसीने से भरा हुआ था। हाथ पाँव मेरे बिल्कुल ठंडे थे और सख्त चेस्ट पेन में था। मुझे पूरे बाजू में पेन हो रहा था, पूरे जिस्म में पेन हो रहा था। मैंने ज़ोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। तो मैं दोस्तों के साथ रहता था, तो साथ वाले रूम से मेरे जो दोस्त थे वो भागते हुए आए और उन्होंने मेरी कंडीशन देखी। उन्होंने मुझे फ़ौरन गाड़ी में डाला और हॉस्पिटल ले गए। जब नर्स ने मेरी उंगली पर ऑक्सीमीटर लगाया, बीपी चेक करने वाली थी, जस्ट ऑक्सीमीटर लगाते ही उसने देखा कि मेरी हार्ट बीट 327 प्लस थी। तो उसने फ़ौरन इमरजेंसी बटन दबाकर ब्लू कोड कर दिया कि मेरी कंडीशन बिल्कुल लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो चुकी है। मुझे उठा के आईसीयू में ले गए। वहाँ पे IVSR वगैरह मुझे ये सब मुझे देना शुरू कर दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मेरे साथ हो क्या रहा है। उन्होंने मेरे सारे टेस्ट किए। हॉस्पिटल में मुझे 15 दिन ऑब्जर्वेशन में रखा। A to Z मेरे सारी बॉडी के टेस्ट हुए। सब टेस्ट जब वापस आए तो कम्प्लीटली नॉर्मल थे। आई वॉज कम्प्लीट हेल्थी पर्सन। डॉक्टर भी परेशान थे कि क्या हुआ है ये, इतनी तेज़ हार्ट बीट का होना, इतना चेस्ट पेन और इस हालत में बंदे का होना, कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या था। मैं ठीक हो गया और ठीक होकर वापस आ गया और नॉर्मल काम की रूटीन में लग गया। 2-3 दिन गुजरे तो फिर वैसे ही हुआ और फिर हॉस्पिटल गया, फिर वही सिचुएशन, फिर टेस्ट होने, फिर नॉर्मल। फिर क्या हुआ कि अब ये चीज़ें मामूल बन चुकी थी कि एवरी 3rd डे मुझे अटैक होता और बिल्कुल मरने के दहाने पे मैं पहुंच जाता। और उसके बाद मैं हॉस्पिटल जाता, टेस्ट होते और सब बिल्कुल नॉर्मल। डॉक्टर्स को बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मुझे ये बोला कि तुम ये कंट्री छोड़ दो, तुम्हें पाकिस्तान जाना होगा, यहाँ के डॉक्टर्स टेस्ट पे रिलाई करते हैं, तो तुम पाकिस्तान में जाओ, वहाँ के डॉक्टर का डायग्नोसिस बहुत अच्छा है। मैं पाकिस्तान वापस आ गया। पाकिस्तान आने के बाद मेरे घर वालों ने मुझे शिफा इंटरनेशनल में एडमिट करवा दिया। उन्होंने मेरे सारे टेस्ट किए। उस वक्त तक मेरी ये कंडीशन हो चुकी थी कि दिन में मुझे 2 से 3 बार अटैक हो रहा था और मैं कम्प्लीटली पेन में था। 1 सेकंड का भी मुझे सुकून नहीं था। हॉस्पिटल वालों ने भी क्या किया कि बस वो मुझे नींद की मेडिसिन देकर सुला देते थे और मैं सोता रहता था। और जब मेरी आँख खुलती थी तो मैं फिर वही पेन में और सांस मेरी रुक रही होती थी। मेरे कांधों पे बहुत शदीद बोझ आ चुका था। ऐसा फील होता था जैसे किसी ने मेरे कांधों पे मानो बहुत ज़्यादा वजन रखा हुआ और मेरी सांस लेना बहुत मुश्किल हो रहा था। जब भी मैं इनहेल करता था तब मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता था, बहुत मुश्किल होती थी। खैर कंडीशन मेरी दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी। मेरे जितने भी टेस्ट हो चुके थे, रिपोर्ट्स मेरी बिल्कुल नॉर्मल थी। मेरे मामू ने जब मेरी हालत देखी तो उन्होंने मेरी अम्मी को बोला, हम लोग इन चीज़ों पे वैसे तो बजाते खुद, मैं मेरी फैमिली वाले इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करते थे कि कुछ जादू वगैरह, जिन जिन्नात, कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं। ये सारी लोगों की बातें, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। जब मामू ने बोला कि मुझे इसके साथ कुछ और ही इशू लग रहा है, किसी स्पिरिचुअल हीलर को चेक करवाते हैं क्योंकि सारे टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी और यहाँ पे भी, तो फिर मरता क्या ना करता वाली हालत थी मेरी। अम्मी कहती हैं ठीक है। फिर मेरे मामू उनके जानने वाले कारी साहब थे जो पैसे वगैरह नहीं लेते थे। वो आए, उन्होंने आकर मुझे देखकर पढ़ाई करना शुरू कर दी। जब उन्होंने पढ़ाई की तो मुझे ऐसा फील होने लगा जैसे मुझे हॉट फ्लैशेस हो रहे हैं, जैसे मेरे सर से कोई आग का झोंका उतरता है और मेरे पैरों पे जाकर ख़त्म होता है। ये सिचुएशन थी, लेकिन उनके थोड़ी देर पढ़ाई करने के बाद मेरे कांधों पे बोझ ख़त्म हो गया, मेरी सांस ईजी हो गई और मेरा दर्द ख़त्म हो गया। जब वो चीज़ें हुई तो मुझे पता चला, मेरे घर वालों को भी इन चीज़ों का पता चला कि वाकई मेरे साथ कोई स्पिरिचुअल इशू है, कुछ प्रॉब्लम है।
उसके बाद लगातार कारी साहब मेरा ट्रीटमेंट करते रहे। मैं बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद मेरा ऑस्ट्रेलिया वापस जाने का दिन आ गया। पैकिंग कर रहा था, तैयार हो रहा था, मैं सारी चीज़ें रख रहा था, सब कुछ पैकिंग हो चुकी थी। शाम में बैठे हुए हैं मामू के घर कि वहीं से एयरपोर्ट निकल जाएंगे कि अचानक बैठे बैठे मुझे दोबारा से अटैक होता है, और जो पहले मुझे अटैक हो रहे थे उनसे सीवियर अटैक होता है। इस बार उस अटैक की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी, पेन इतना होता है कि मेरी सांस आना बंद हो जाती है। मुझे ये लोग हॉस्पिटल लेके भागते हैं, बहुत मुश्किल से पहुंचता हूँ मैं वहाँ पे। वो मुझे ऑक्सीजन लगाते हैं, CPR देते हैं। उसके बाद थोड़े टाइम के बाद मुझे होश आता है। वो लोग भी सारे टेस्ट करते हैं मेरे, मुझे हॉस्पिटल में रखते हैं। रिपोर्ट्स आती हैं तो सब नॉर्मल होता है। फिर यही सिचुएशन होती है कि मैं कुछ दिन के बाद बिल्कुल ठीक हो जाता हूँ, और जब मैं फिर ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए निकलता हूँ तो फिर मेरी वही हालत, मुझे फिर से अटैक होता है, फिर उसी हालत में पहुँच जाता हूँ। इस तरह मेरे साथ 3 बार हुआ। उससे ये जाहिर हो रहा था कि जो भी चीज़ है मेरे साथ वो यही चाहती थी कि मैं वापस ऑस्ट्रेलिया ना जाऊँ। वेलकारी साहब ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने बोला कि मेरे बस में नहीं है। मैं आपको एक पीर साहब का बताता हूँ, आप उन पीर साहब के पास चले जाएं फैसलाबाद। मेरे घर वाले मुझे लेकर वहाँ चले गए। वो पीर साहब ने मुझे देखा और देखकर कहते हैं इसके ऊपर बहुत शदीद जादू हुआ, और इसके साथ जो चीज़ें हैं वो इसको यहाँ से निकलने नहीं दे रही। फिर उन्होंने भी पढ़ाई की और उन्होंने ज़ाफ़रान से लिखे हुए मुझे तावीज़ दिए 3 महीने के लिए, और मुझे कहा कि वापस जाएं, कारी साहब को मैं एक पढ़ाई बता रहा हूँ, अब उनके साथ मस्जिद में बैठकर पूरी रात वो पढ़ाई करें। मैं वापस आया, मैंने वो पढ़ाई की मस्जिद में बैठ के। बहुत अजीब फीलिंग थी। मस्जिद में होने के बावजूद मुझे फील हो रहा था कि मेरे आसपास कोई है, जैसे जब किसी की नज़रें आपको देख रही होती हैं और आपको फील हो रहा होता है। वो चीज़ रोंगटे खड़े कर देने वाली थी, और किसी चीज़ का एहसास मेरे साथ मौजूद था। बट मस्जिद में था, जो कारी साहब पढ़ाई कर रहे थे, मैं भी बैठा पढ़ता रहा, उनके साथ पूरी रात पढ़ाई की। फिर उन्होंने कोई हांडी थी जिसमें कुछ चीज़ें थी, उस पर पढ़ाई की और उसको बंद करके बोले कि इसको आप किसी वीराने में दफना कर आ जाएं। वो फिर मेरे मामू थे, मैं था, मेरी अम्मी थी। हम लोग एक वीराने में गए। वहाँ जाकर हमने गड्ढा खोदा और वहाँ हांडी उसमें दफना दी। उसके बाद पीर साहब से बात दी तो उन्होंने कहा कि जी अब आप टिकट करवा लें, अब आप जा सकते हैं। मैंने डरते डरते टिकट बुक करवाई और वाकई मुझे कुछ नहीं हुआ और मैं ऑस्ट्रेलिया वापस पहुँच गया। 3 महीने तक मैं तावीज़ लेता रहा और मैं बिल्कुल ठीक नॉर्मल लाइफ गुजार रहा था। मैं बिल्कुल सही हो चुका था। जैसे ही 3 महीने के बाद मेरे तावीज़ ख़त्म हुए, 1 हफ्ते के बाद मुझे दोबारा से अटैक होता है और बहुत शदीद अटैक। वापसी से मैं हॉस्पिटल पहुंच जाता हूँ, मरने वाली हालत हो जाती है मेरी। दोबारा से मेरे टेस्ट होते हैं, सारी चीज़ें नॉर्मल। घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, दोस्त वगैरह भी परेशान हो जाते हैं कि क्या हो रहा है ये। उसके बाद मेरी कंडीशन बहुत वर्स होने लग गई। मेरी नाक में से खून आने लग गया, मेरे मुंह से खून आने लग गया और वेट मेरा डे बाय डे लॉस होने लगा। मैं अच्छा खासा हट्टा कट्टा था, काम पे कंसंट्रेशन ख़त्म हो गई थी, काम नहीं कर पा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता काम ख़राब होने लग गया, कॉन्टैक्ट लॉस होने लग गया। सर्वाइव करने के लिए मुझे गाड़ियाँ बेचने का सहारा लेने की ज़रूरत पड़ गई। एक एक करके मेरी गाड़ियाँ बिकती गईं और मेरी हालत ख़राब होती गई और पैसा भी ख़त्म हो गया, बिजनेस भी बिल्कुल ठप हो गया। उसके बाद मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर कुछ श्रीलंकन स्पिरिचुअल हीलर्स हैं, उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया। मैं कुछ टाइम के लिए ठीक हो गया। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक था, मेरी तबीयत ख़राब थी, लेकिन दोस्तों ने मुझे कहा कि चलते हैं कहीं। तो यहाँ सिडनी से 1-1.5 घंटे की ड्राइव पे एक जगह है, उसको क्यामा बोला जाता है। वो एक टाउन है, वहाँ आसपास सिटी से 10 किलोमीटर चारों तरफ किसी साइड पे भी चले जाएं तो बहुत घने जंगलात हैं और वीरान रोड होते हैं अक्सर। खैर हम लोग वहाँ पर चले गए और शाम के टाइम पे प्लान बना और हम लोग शाम को तकरीबन 5 या 5:30 के करीब सब दोस्त निकलते हैं। मेरे साथ मेरे कज़न था सरमद। हम लोग चले गए और क्यामा पहुँचे। रास्ते में रुकते रुकते गए। वहाँ जब हम पहुँचे ऑलमोस्ट 9, 9:30 का टाइम हो चुका था। तो वहाँ पे एक ब्लू होल था। वो ऐसा था कि चट्टानें थी और चट्टानों के अंदर एक होल है और वो नीचे जाकर समंदर के पानी से कहीं मिला हुआ था। तो जब जोर की लहर आती थी तो उसमें से पानी उछल कर बाहर आता था। तो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन थी, लोग वहाँ आते थे, लेकिन वो सर्दियों का टाइम था,
यहाँ पर सर्दी ऑपोजिट होती है। यहाँ पर जून जुलाई में सर्दी होती है और दिसंबर में गर्मी हो जाती है। वो सर्दियों का टाइम हमारे पास चल रहा था, तो ठंडी हवा चल रही थी, तो ये दोस्त उसी में मगन हो गए थे। कोई नहीं था वहाँ उस टाइम पे। असल कहानी यहाँ से शुरू होती है कि जब मैं वहाँ खड़ा था तो मुझे सडनली किसी ने पीछे से जोर से धक्का दिया। ये वो दिन था जिस दिन मेरे साथ फिजिकली चीज़ें होना शुरू हो गई थी और मैं 3-4 कदम लड़खड़ा कर गिर गया। और मैं फ़ौरन पीछे मुड़कर देखता हूँ कि शायद मेरे किसी दोस्त ने मुझे धक्का दिया हो, लेकिन आज तक किसी ने मेरे साथ ऐसा कोई मजाक नहीं किया कि कोई मुझे इस तरह से धक्का दे। सब जानते थे कि मैं बीमार हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वेल, मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। सारे दोस्त, कज़न मेरे, ये लोग ये सब आगे खड़े थे, आपस में बातें कर रहे थे। हल्की हल्की बारिश हो रही थी उस टाइम। मैंने इनकी तरफ देखा और फिर पीछे मुड़ के देखा और मैं बिल्कुल हैरान था कि मेरे साथ हुआ क्या है। उसके थोड़ी देर बाद मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई। मुझे ऐसे लगने लग गया कि मेरे कांधों पे बोझ है, मेरा दिल रुकने लग गया। मैंने इनको बोला कि यार हम लोग चलते हैं, अब निकलते हैं, बहुत टाइम हो गया है। उस वक्त तक हमें वहाँ पे रुके हुए 11 का टाइम होने वाला था। 11 बजे हम निकले और गाड़ी में बैठे तो मेरा कज़न गाड़ी ड्राइव कर रहा था। साथ वाली सीट पे मैं बैठा हुआ था, पिछली सीट पे हमारे 3 दोस्त बैठे हुए थे। जब हम लोग मेन हाईवे पे आए, दोनों तरफ जंगल था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, बहुत भयानक सा माहौल था। लेकिन किसी ने इस चीज़ के बारे में नहीं सोचा था कि हमारे साथ कुछ होने वाला है, जो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। गाड़ी मेन हाईवे पे 110 का जोन है और उस जोन पे डालते हैं। मेरा कज़न उसको रेस देता है, स्पीड अप करने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी 40 से ऊपर नहीं जा रही थी। गाड़ी का इंजन जोर जोर से शोर कर रहा है। ऑटोमेटिक गाड़ी है, लेकिन गाड़ी का एक्सीलेटर प्रेस है, लेकिन गाड़ी 40 से ऊपर की स्पीड पे नहीं जा रही है। मुझे भी फील हुई और बाकी लोगों को भी ये चीज़ फील हुई। तो मैंने उससे पूछा कि क्या हो रहा है सरमत, क्या मसला है? बोलता है भाई मैं ट्राई कर रहा हूँ गाड़ी को रेस देने के लिए, लेकिन गाड़ी चल नहीं रही है। मुझे कुछ फील होने लग गया कि कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इशू है हमारे साथ, कुछ होने वाला है। मुझे ऐसा फील हो रहा था, तभी मैंने पहले ही सबको बोल दिया कि कुछ ना कुछ पढ़ते रहो, अल्लाह मालिक है, अल्लाह मालिक है। सबको पता तो था कि मेरे साथ हल्का फुल्का इशू चलता है, लेकिन थोड़ा टाइम हुआ तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी। कारी साहब ने जिनसे मैं ट्रीटमेंट करवा रहा था, उन्होंने मुझे एक वॉइस नोट भेजा हुआ था दम वाला, कि जब भी तबीयत ख़राब हो तुम वो वॉइस नोट सुन लिया करो। सरमद मुझे कहता है कि आप ऑक्स केबल लगाएं और वो वॉइस नोट प्ले कर दें तो आपकी तबीयत उससे बेहतर हो जाएगी। खैर मैंने ऑक्स केबल लगाई और मैंने वो दम प्ले किया। अभी वो आधा भी नहीं गुजरा था तो मुझे ऐसा फील हुआ कि अंधेरा, खूब अंधेरा था, बिल्कुल सुनसान वीरान रोड और सर्दियों की रात। और मुझे ऐसा फील हुआ कि हमारी गाड़ी की लेफ्ट साइड पे कोई चीज़ है। जब मैं शीशे से बाहर देखता हूँ तो मुझे बाहर काला अंधेरा नजर आता है और उस अंधेरे में भी एक जेट ब्लैक साया जो हमारी गाड़ी के साथ साथ लेफ्ट साइड पे आ रहा था। जब मैंने वो चीज़ देखी तो मेरे देखने के साथ ही पिछली सीट पे जो 3 लड़के बैठे हुए थे उन्होंने भी वो चीज़ देख ली। उन लोगों ने भी इस चीज़ को विटनेस कर लिया था, तो वो लोग बहुत घबरा गए। मैंने सबको बोला कि सब पढ़ने लग जाओ, ऊंची ऊंची आवाज़ में कुछ ना कुछ पढ़ते रहो। तो जिसको जो कुछ आता था वो सब ऊंची ऊंची आवाज़ में पढ़ने लग गए। वो लड़के इतना घबरा गए थे कि वो बीच में गलत भी पढ़ रहे थे। उनकी ज़ुबान से जो पढ़ रहे थे वो सीधे तरीके से नहीं निकल रहा था, बीच में से मिस भी कर रहे थे। कुछ ना कुछ इस तरह की कैफियत थी। वेल, सरमद ने भी देख लिया कि इस तरह का किस्सा हो रहा है। उसके बाद हमारी गाड़ी मज़ीद भारी हो गई और गाड़ी का चलना बहुत मुश्किल हो गया। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा अचानक से ख़राब होने लगी। उसके बाद बस मेरा होश ख़त्म हो गया कि मेरे साथ क्या हुआ है। मुझे उसके बाद कोई होश नहीं था। उसके बाद बकौल मेरे सरमद के और बाकी जो दोस्त थे उनके, कि मेरे अंदर कोई चीज़ आ चुकी थी और मैं पोजेस्ड हो गया था। और मैं इतनी शदीद ताकत में था कि मैं उन सब लड़कों से काबू नहीं हो रहा था। घना जंगल, भयानक रोड, आबादी दूर दूर तक नहीं, कोई गाड़ी का नामो निशान नहीं। और ये लोग स्ट्रगल कर रहे हैं मेरे साथ कि मैं अब वापस अपनी हालत में आ जाऊं। कुछ ना कुछ पढ़कर मेरे ऊपर फूंक रहे हैं, मुझे काबू करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं हो पा रहा। फिर बहुत मुश्किल से इन्होंने मुझे काबू किया
चलते चलते थोड़ा सा आगे एक छोटा सा टाउन आया। वहाँ उन्होंने गाड़ी रोकी, मुझे बाहर निकाला, नीचे लिटा दिया ऐसे ही, और मेरे मुंह पे पानी के छींटे डाले। उसके थोड़ी देर बाद मुझे कुछ होश आया, और होश आने के बाद मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे किसी ने मुझे मार मार कर फेंका है, और बिल्कुल हड्डियां मेरी जैसे टूटने जैसी हो गई। वो 1.5 घंटे का सफ़र उस रात हमने तकरीबन ना करते भी 3 से 4 घंटे में तय किया। हम लोग तकरीबन रात के 3:30-4 बजे वापस घर पहुंच गए। घर पहुंचने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे चारों तरफ कोई चीज़ है जो कभी कहाँ चली जाती है और कभी कहाँ चली जाती है, और मुझे वो चीज़ फील हो रही थी, और सब जो थे मेरे साथ साथ थे। उस टाइम ये लड़के जो दोस्त थे, एक ही घर में हम लोग रह रहे थे। फिर बैठे बैठे मुझे ऐसा फील हुआ कि सामने वाले कमरे में कोई चल रहा है, जैसे कदमों की आवाज़ आ रही है, और मुझे लगा कि ये आवाज़ जस्ट मैं सुन रहा हूँ। तो मैंने सरमत को बुला कर कहा कि सरमत, क्या तुमने ये आवाज़ सुनी? वो रूम और किचन के साथ था। तो सरमत ने मेरी तरफ देखा और हाँ में सर हिलाया। सारे लड़के बहुत घबराए हुए थे। खैर उस दिन रात को सब लोग मेरे ही रूम में सो गए मेरे साथ, क्योंकि सबको डर लग रहा था। सिचुएशन ऐसी थी कि उसके बाद एक सिलसिला शुरू हो गया इन चीज़ों का। ये घर में जो किचन था, किचन में बर्तन बचते, खुद ब खुद से चूल्हे की गैस खुल जाती, वॉशरूम का डोर खुद ब खुद खुल जाता, घर के डोर खुद ब खुद खुल जाते थे। और सबसे भयानक चीज़ जो एक दिन हमारे साथ हुई कि हम लोग नीचे बैठकर डिनर कर रहे थे। सब नीचे बैठे हुए थे, हमारे सर पे एक फानूस जो छत पे लगा हुआ था, और हम लोग डिनर कर रहे थे, और अचानक से छन की आवाज़ आई। वो फानूस झटके से हिला। सबने ऊपर मुड़ कर देखा तो मैंने सबको बोला कि कोई नहीं, खाना खाओ, इट्स ओके। अभी मेरा इतना कहना ही था कि वो फानूस इतनी जोर जोर से झूलने लग गया खुद ब खुद। ये सारे उठ के भाग गए और नीचे सिर्फ मैं अकेला बैठा हुआ था। खैर मैं पढ़ने लग गया और सारे भी पढ़ने लग गए, लेकिन ये चीज़ें बहुत ही परमानेंट होने लग गई। फिर मैं अपने कमरे में जाता हूँ सोने के लिए। सरमत जो था उसको मैंने पक्का अपने साथ अपने रूम में रखा हुआ था। अगर मेरे साथ कुछ भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो एटलीस्ट मेरे साथ कोई तो बंदा हो, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि मैं पोजेस्ड हो जाता हूँ। अभी जो भी चीज़ है वो हावी हो चुकी है। उसके बाद मुझे रातों में नींद नहीं आती थी, और जब मुझे रातों में नींद नहीं आती थी तो मुझे बहुत अजीब अजीब सी आवाज़ें आती थी। यहाँ पर लकड़ी के घर होते हैं, कभी कभी ऐसा फील हो कि जैसे कोई लकड़ी के ऊपर नाखून से स्क्रैच कर रहा है। कभी रात में गाड़ी का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आए, वो भी लेट नाइट। कभी किसी के खांसने की आवाज़ आए। मेरे रूम के पिछली साइड पे एक फ्लैट था जिसमें 2 भाई रहते थे। एक रात ऐसा हुआ कि मुझे नींद नहीं आ रही थी और उस फ्लैट से किसी के खांसने की आवाज़ आ रही थी। वो 2 भाई थे और दोनों भाई इकट्ठे रहते थे। इतनी खांसी के जिसकी कोई हद नहीं, जैसे किसी बंदे को इतनी तेज़ खांसी लगी हो और वो उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हो। खैर सरमत जब उठा सुबह तो मैंने सरमत को बोला कि यार ये जो साथ वाले हैं उनका जो छोटा भाई है वो पूरी रात खांसता रहता है, पता नहीं उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, शायद जाकर उसका पूछ तो आओ। तो सरमत गया जब पूछने के लिए तो देखता है कि दरवाज़ा लॉक है। खैर हम लोग बाहर बैठ गए, बाहर फ्रंट यार्ड में हम लोग बैठे थे। तो दिन के टाइम तकरीबन 12 बजे उसका बड़ा भाई आया। तो वो जब आया तो मैंने उससे पूछा यार कैसा है तुम्हारा छोटा भाई, अब तबीयत कैसी है उसकी? वो बड़ा हैरान होकर मेरी तरफ देखने लगा कि क्या कह रहे हो। तो मैंने उसको बताया कि पूरी रात वो जो खांसी करता रहा और सुबह मैंने सरमत को भेजा था कि जाकर पता करो कि क्यों उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई। तो वो एकदम हैरानी वाली नज़रों से मुझे देखता रहा और कहता है कि नहीं मेरा भाई तो पाकिस्तान गया हुआ है और मैं कल सारी रात घर नहीं आया। मैंने उसको बोला कि शायद मुझे वहम हो गया, लेकिन मुझे आइडिया हो चुका था कि मुझे किसी और चीज़ की आवाज़ आ रही थी। वो कोई इंसान नहीं था, लेकिन मैं ये समझ रहा था कि उसका भाई था। खैर इस तरह की एक्टिविटीज़ मेरे साथ होने लग गई थी। नमाज में 5 टाइम की पढ़ रहा था, नमाज पढ़ता और सुबह के टाइम मंजिल पढ़ता, शाम के टाइम भी मंजिल पढ़ता। एक शाम ऐसा हुआ कि असर के टाइम मैंने मंजिल पढ़ी और पानी की बोतल थी, उस पानी पर एक दम करके वो पानी पीता था। मैंने पानी की बोतल पर दम किया और उसे टेबल पर रख दिया। बाहर जाने लगा तो वो 1.5 लीटर भरी हुई पानी की बोतल उड़कर मेरे बैग पे आके लगी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे पीछे पड़ी हुई थी। खैर मैंने बोतल को उठाया और अल्लाह ने मुझे इतनी हिम्मत दी हुई थी
कि मैं डरता नहीं था और मुझे पता था कि मेरे साथ कोई चीज़ है और मैं उससे कलाम करता था। जब इस तरह का किस्सा मेरे साथ होता था और मैं बोलता था आगे से, तो मैंने उसको यही बोला कि क्यों मुझे तंग कर रहे हो, क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा, क्यों तकलीफ़ दे रहे हो मुझे, ये मेरा पानी है, मत ख़राब करो इसे। खैर मैंने बॉटल उठा के वापस रखी। इसी तरह रात के टाइम वॉशरूम गया। वॉशरूम की दुआ पढ़ के मैं अंदर जाता हूँ। वॉशरूम यूज़ करके बाहर निकला, डोर बंद किया। जैसे ही चल के मैं अपने कमरे की तरफ वापसी जाने लगा, वॉशरूम का डोर खुल गया खुद ब खुद। फिर उसको बंद किया और चलने लगा हूँ, फिर खुल गया। तीसरी बार जब खुला तो मैंने गुस्सा किया और बोला, क्यों डोर को बंद खोल रहे हो बार बार, रहने दो, मत तंग करो मुझे। फिर मैंने डोर बंद किया और उसके बाद नहीं खुला। इस तरह के जो मामलात थे वो साथ साथ बहुत ज़्यादा होने लगे थे। मुझे एक अजीमी साहब थे जो कराची के बहुत बुजुर्ग आदमी थे, उनसे मेरा राब्ता हुआ। उनको मैंने सारी सिचुएशन बताई। उन्होंने बोला कि अपने बेड के हिसाब से धागा नापो, ब्लू कलर का धागा, और उसकी 7 तहें लगाकर फिर उस पर 7 गिठानें लगानी है। लेकिन गिठानें लगाते हुए कोई सूरह उन्होंने बताई थी मुझे, वो पढ़नी है। वो पढ़ के बिल्कुल ख़त्म करके फूंक मारनी है और साथ ही गिठा टाइट कर देनी है। वो करके 7 गिठाएं लगाकर उसको अपने चूल्हे पे जलाना है, उस धागे को। जब वो जलेगा, अगर उसके अंदर से गोश्त की स्मेल आए तो डेफिनेटली आपके साथ कोई चीज़ें हैं और आपको ये अमल कंटिन्यू करना है। खैर मैंने वो किया और उसमें से गोश्त की बहुत ही बुरी स्मेल आ रही थी। जब मैंने वो अमल किया, और इस चीज़ के सारे लोग गवाह हैं, मेरे साथ रहने वाले। खैर इसी तरह जब मैं वो वजीफ़ा कर रहा था, घर में मेरे साथ एक लड़का और था। तो हमारे घर में टीवी लाउंज में सामने अल्लाह के 99 नेम्स लगे हुए हैं। मैं वो वजीफ़ा कर रहा था। आप बिलीव करोगे कि वो अल्लाह के 99 नेम्स जो थे, उनका फ्रेम उठा और पटाख से नीचे गिर गया। उस फ्रेम को मैंने भाग कर उठाया और अपनी गोद में रख के मैंने अपना वजीफ़ा जारी रखा। उसको रोका नहीं था मैंने बीच में, लेकिन मैंने वजीफ़ा कंप्लीट किया। और जब उसके धागे को जलाया तो उसमें से शदीद स्मेल आ रही थी गोश्त की। और उसके बाद मेरा पोजेशन वाला सिलसिला बहुत ज़्यादा होने लग गया कि थोड़े दिन के बाद मैं पोजेस्ड हो जाता था। कोई चीज़ मेरे अंदर आ जाती थी और कोई मुझे काबू नहीं कर पाता था। फिर एक पीरवानी साहब थे, पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी मुझे जानती थी। पीरवानी साहब मुझे एक अननोन नंबर से फ़ोन करते हैं और वो बोलते हैं, मुझे पता चला कि आपकी इस तरह से हालत है, तो आप मेरे पास आओ। मैं एक बंदे को जानता हूँ, लेबनीज़ है, वो ट्रीटमेंट करता है तो उससे बंदा ठीक हो जाता है। एक लड़की थी 8 साल से बीमार थी, उसकी ट्रीटमेंट की है, वो ठीक हो गई है। खैर मैं उस बंदे के पास चला गया और मेरे साथ मेरे अपने सारे दोस्त भी गए थे और पीरवानी साहब के साथ गए। उस बंदे ने जब पढ़ाई करना शुरू की तो आप बिलीव करोगे, मुझे होश नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ, क्योंकि मैं पोजेस्ड हो चुका था। पढ़ाई करने की वजह से मेरे अंदर कोई चीज़ आ चुकी थी। और उस दिन पीरवानी साहब और बाकी जो लोग थे वो बैठे हैं कि उस दिन जो चीज़ें उन्होंने देखी वो एक नाकाबिले फरामोश थी। वो ऐसी चीज़ें थी जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। ये सारे लोग मुझे काबू करने के चक्कर में थे। उस बंदे का जो बैठने का एरिया था, वो सारी चीज़ें मैंने धर्म भरम कर दी थी, उठा के इधर उधर फेंक दी। वो चीज़ें जिनको उठाने के लिए मेरे अंदर ताकत नहीं थी। मेरा वेट टोटल 40 kg रह गया था, बिल्कुल पतला हो चुका था मैं, लेकिन फिर भी मेरे अंदर इतनी ताकत आ चुकी थी कि मैं चीज़ों को उठा कर फेंक रहा था। उस दिन फिर उन्होंने मुझे देखा और जब उन्होंने मुझे काबू कर लिया और मुझे नीचे लिटा दिया तो मेरी शर्ट के अंदर से मेरा पेट हिल रहा था। तो जो पढ़ने वाला बंदा था वो लेबनीज़ था। जब उसने मेरी शर्ट उठाई तो उसे देखा और जो बाकी सारे लोग थे उन्होंने भी देखा कि मेरे पेट के अंदर से जैसे कोई चीज़ भाग के इधर चली जा रही है और भाग के उधर जा रही है। और ये वो चीज़ थी जो पीरवानी साहब कहते हैं कि सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। जिंदगी में सबसे पहली बार देखा था ऐसा कुछ। उस बंदे ने भी जो पढ़ रहा था वो भी घबरा गया ये चीज़ देखकर। खैर उसने अपनी पढ़ाई पूरी कंप्लीट की। उसके बाद मेरे मुंह पे पानी के छींटे मारे गए और मैं बेहोश हो चुका था। जब मुझे होश आया, मुझे पानी दिया, मेरे जिस्म टूट चुका था पूरी तरह। हड्डियाँ इस तरह थी जैसे किसी ने मुझे तोड़कर फेंक दिया। उस बंदे ने भी बोला ऐसी चीज़ मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखी है और ये कोई बहुत ख़तरनाक चीज़ है और ये डेफिनेटली इसको मार देगी, इसको ज़िंदा नहीं रहने देगी। आप इसको किसी और के पास ले जाएं, कोई ऑथेंटिक बंदा ढूंढें, ये किसी नॉर्मल बंदे का काम नहीं है।
और उस बंदे ने भी इनकार कर दिया। उसके बाद यहाँ एक सऊदी थे, मैं उनके पास भी जाता था। वो रुकिया करते थे, मैं पोजेस्ड हो जाता था। वो मुझे डंडों से मारते थे और जब मैं उठता था तो मेरी वैसे भी हड्डियाँ टूटी होती थी। हड्डियों में दर्द और जिस्म पे निशान होते थे क्योंकि वो मुझे मारते थे। इन्होंने बहुत ट्राई किया लेकिन कुछ भी नहीं हो सका। फिर कुछ ऐसा हुआ कि थोड़ा बहुत ठीक होता था, दोस्त वगैरह बुलाते थे। मेरी सारी गाड़ियाँ बिक चुकी थी, काम मेरा ठप हो चुका था। तो 1-2 दिन मैं काम करता था, बस मतलब सरवाइव के लिए। पाकिस्तान में जाना नहीं चाहता था क्योंकि मैं डिग्री कर रहा था। मेरी डिग्री कंप्लीशन के लिए मैं यहाँ रुकना चाहता था और मुझे उस वक्त इन चीज़ों का एहसास हो चुका था जो मेरी अम्मी मुझे कहती थी कि शो ऑफ मत करो, ये मत करो, वो मत करो। बिल्कुल सोशल मीडिया से मैं गायब हो चुका था और 5 टाइम की नमाज़ पढ़ रहा था और सारी चीज़ें करना। वहाँ एक दोस्त ने बारबेक्यू पे बुलाया। उनके यहाँ मेरी एक म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू एक लड़की से मुलाकात हुई जो इंडिया से थी। तो जब मेरी उससे मुलाकात हुई, तो जब मेरी उससे हल्की फुल्की बातचीत होना शुरू हुई, उसने मेरी कंडीशन देखी। वो बहुत कंसर्न थी। खैर वो वापस चली गई। वो जॉब कर रही थी कतर एयरवेज में। उसका बेस स्टेशन इंडिया था। जब वो वापस गई तो जाकर अपनी खाला से बात की कि एक बंदा है, उसकी हालत बहुत ख़राब है। मैंने जब उसको देखा है, उसने अपना किस्सा सुनाया है, तो बहुत ही अजीबोगरीब चीज़ें हैं उसके साथ। उसकी हेल्प आउट करें क्योंकि उससे पहले मैंने बीच में से स्टोरी कट टू शॉर्ट कर दी है। मैं पाकिस्तान दोबारा गया था और पाकिस्तान मैंने कोई एक सिटी भी नहीं छोड़ा जहाँ मैं ना गया हूँ ट्रीटमेंट करवाने के लिए। कहीं से मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, मतलब मुल्तान, लाहौर, कराची, कोयटा, हर जगह मैं गया लेकिन मैं ठीक नहीं हुआ। उस टाइम में मेरी जो एंगेजमेंट थी वो भी ख़त्म हो गई क्योंकि उस लड़की ने भी यही बोला कि ये बीमार इंसान है, मैं इसके साथ कैसे ज़िंदगी गुजारूंगी। खैर इंडिया वाली लड़की ने बात की अपनी खाला से। वो वहाँ पे एक बंदे के पास गई और उन्होंने वहाँ पर जाकर उसको बताई पूरी सिचुएशन। उस बंदे ने जब मेरा हिसाब लगाया तो उसने ये बताया कि मेरे ऊपर इजिप्शियन जादू यानी कि एक मिस्री जादू हुआ और जो आजकल के दौर में बहुत ही कम लोग हैं जिनको पता है। और उस बंदे ने बताया इस बंदे के साथ एक नहीं, इस बंदे के साथ हज़ारों की तादाद में जिन्नात हैं जो इसको एक लम्हे के लिए सांस नहीं लेने देते, जिसकी वजह से इसकी ये कंडीशन हो गई है। लेकिन उसने बोला कि ये बंदा जो नमाज़ पढ़ता है और मंजिल पढ़ रहा है, उस वजह से ये आज तक बचा हुआ है। अगर ये नमाज की पाबंदी ना करता तो ये कब का मर चुका होता, ख़त्म हो जाता। ये चीज़ें इसको मार देती। खैर उस बंदे ने बोला कि मैं इसका ट्रीटमेंट करूँगा। उसने मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और पढ़ाई करना शुरू कर दी और उसने मुझे भी अमल करने का बोला। लेकिन अमल जो था बहुत ही ख़तरनाक था और उसने मुझसे कहा कि तुम्हें इस अमल को बहुत पाबंदी से करना है अगर तुम इससे निकलना चाहते हो। अमल कुछ ऐसा था कि हर रोज़ 40 दिन तक जंगल में जाना होता है, एक लीमू लेकर और कुछ सरसों के बीज लेकर उनको अपनी हथेली पे रख के कुछ पढ़ना होता था। कुछ पढ़कर उसको अपने से 9 बार वार के उसको जंगल में फेंकना होता था और वापसी मुड़कर नहीं देखना होता था। ये अमल 40 के 40 दिन करना है और हर दिन डिफरेंट जगह करना है, सेम जगह पर वापस नहीं जाना है और अकेले ही जाना था। यहाँ पे एक जंगल है थोड़ा सा हमारे घर से दूर, रॉयल नेशनल पार्क कहते हैं उसको। मैं वहाँ जाना शुरू हुआ। जब पहले दिन मैं गया तो बहुत भयानक माहौल, बिल्कुल अंधेरा, घुप, चारों तरफ कोई चीज़ नहीं। एक तो वो जंगल और अकेला मैं, मेरी गाड़ी की लाइट्स। और मैं बाहर निकला और रोड के किनारे गाड़ी खड़ी की और जंगल में थोड़ा सा अंदर चला गया। वो लीमू अपने हाथ पे रखा, उसको 4 टुकड़ों में काट लिया, उसके नीचे सरसों के बीज डाले। कुछ पढ़ाई करनी थी वो की। उसके बाद उसको अपने ऊपर से वार कर फेंक दिया। मुड़ के जब मैं चलना शुरू हुआ तो मेरे पीछे मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई भाग दौड़ मच गई है, जैसे बहुत सारे लोग भागकर मेरे पीछे आ रहे हैं और बहुत भयानक आवाज़ें जो मेरा पीछा कर रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किस तरफ से आवाज़ आ रही है, मेरे सामने से आ रही है या मेरे पीछे से आ रही है या मेरे साइड से आ रही है। कुछ पता नहीं चल रहा था कि क्या करूं, इतनी ज़्यादा आवाज़ है। उसके बाद मुझे जैसा कि इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि हिम्मत करनी है और पीछे मुड़कर नहीं देखना है, नीचे अपनी नज़र करके चुप करके वापस वहाँ से निकलना है। मैं वहाँ से भागा, आकर गाड़ी में बैठा और वेट करता रहा। अपना वेट करते करते वहाँ से गाड़ी निकाली। अभी मेरे साथ 40 दिन थे और एक दिन ही करके मैं ये बिल्कुल हैबत खा चुका था। वापस आया और मैंने उनको बताया कि मेरे साथ इस तरह का किस्सा हुआ है। उन्होंने बोला ये तो होगा,
इस चीज़ से आपको पीछे छुड़वाना है तो इन चीज़ों को बियर करना पड़ेगा, इसका सामना करना पड़ेगा आपको। फिर खैर हिम्मत करके मैंने अमल करना शुरू किया और मेरे साथ डेली कुछ ना कुछ ऐसा होता था। जब हाफ टाइम गुजर चुका था, तकरीबन 20 दिन से ऊपर का टाइम हो चुका था, मैं वापस आया तो मेरी गाड़ी जो थी उसका टायर पंचर हो चुका था। जब मैंने देखा तो उसका जो अगला टायर था वो बिल्कुल नीचे बैठा हुआ था और वहाँ पे मैं टायर चेंज भी नहीं कर सका था क्योंकि पीछे से मुझे इस तरह की आवाज़ें आ रही थी। मैं खैर गाड़ी में बैठा, मैं पंचर टायर के साथ ही गाड़ी को चला कर ले आया। मैं जब किसी पेट्रोल स्टेशन पर पहुंचा तो उस वक्त देखा कि टायर की हालत बिल्कुल गैर हो चुकी है। वहाँ पर आकर फिर मैंने टायर चेंज किया। इस तरह से फिर मैंने अपने दिन कंप्लीट किए और आहिस्ता आहिस्ता करके वो आवाज़ें आना कम हो गई और स्लोली जो मेरे ऊपर जो एक बोझ था वो कम होता चला गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें मेरे ऊपर से ख़त्म हो गई। 2015 से लेकर 2021 तक मैंने ये टाइम देखा जिसमें मैं पोजेस्ड भी हुआ, जिसमें मैंने ये सारी चीज़ें अपने साथ महसूस की और इन चीज़ों को देखा भी। हाँ, बीच में एक बार हुआ ये कि मैं एक बार सुबह के टाइम एक जॉब आ गई और मैं निकला, 1-2 दिन ही काम करता था। तो मैं गाड़ी में बैठा आकर, तो जैसे ही मैं गाड़ी में आकर बैठा और मैंने गाड़ी का मिडल मिरर देखा तो पीछे मुझे बहुत ही अजीब भयानक शक्ल वाली चीज़ बैठी हुई नजर आई जिसके लंबे लंबे बाल थे। पिछली सीट पे मैंने एकदम से पीछे मुड़कर देखा लेकिन वो चीज़ नहीं थी वहाँ पे। फिर मैं वापस आया घर और घर आकर मैंने मंजिल पढ़ना शुरू कर दी। फिर मैंने उस बंदे को बताया कि मैं जॉब नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और इस तरह की बीच में बहुत सारी चीज़ें हुई जो मैंने स्किप कर दी हैं। 6 साल का टाइम था और इन 6 सालों में मेरे साथ बहुत कुछ हुआ। तो ये एक मुख्तसर सा किस्सा था जो मैंने आपको सुनाया। बाकी मेरा 2021 में ट्रीटमेंट हुआ, तब जाके मैं ठीक हुआ। फिर वही माशाल्लाह लड़की जो इंडिया की लड़की थी आज मेरी वाइफ है। मैंने उसको प्रपोज किया था क्योंकि वो मुश्किल टाइम में मेरे साथ खड़ी थी। फिर 2021 में ही हमारी शादी हो गई और आज हम लोग ऑस्ट्रेलिया में ही रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। लेकिन आज भी जब मैं इन चीज़ों को सोचता हूँ और आज भी कभी कभी मुझे महसूस होता है कि कोई चीज़ है जो मुझे देख रही है, लेकिन फिर ये है कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मैं डरता नहीं था और मैं हिम्मत रखता था जो अल्लाह पाक ने मुझे दी हुई थी, जिस वजह से मैं इन चीज़ों को बियर कर गया। बाकी जो लोग भी सुने उनको एक रिक्वेस्ट है मेरी कि मुझे इन चीज़ों के एहसास बहुत देर से हुआ, लेकिन आप अपना हमेशा नेक्स्ट मूव, अपनी तरक्की, कोई भी इस तरह की कोई चीज़ें हैं, कोई तरक्की करता है, पे में इजाफा होता है या आप कहीं मूव हो रहे हैं किसी अच्छी जगह, आपकी जॉब लग रही है, आप अपनी डिस्कशन कभी भी किसी दूसरे से मत किया करें क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो आपकी खुशी में खुश होते हैं। मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया है, बहुत पैसा ज़ाया किया है, बहुत ढोंगी लोगों के पास पाकिस्तान में जाकर मैंने लाखों रुपए लगाए हैं और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो आप लोग भी शो ऑफ करने से बचें, ढोंगी लोगों से बचें और नमाज पढ़ें और सूरह फलक और सूरह नास हमेशा पढ़ें, तो आप इन चीज़ों से बच कर रहेंगे। तो बस यही था मेरा एक किस्सा जो मैंने आपको सुनाया। थैंक यू। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की स्टोरी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ये हमारे भी बड़े बूढ़े कहते हैं कि कभी भी अपनी तरक्की, अपना नेक्स्ट गोल कभी भी किसी से शेयर ना करें। और ये वाकई में सच बात है कि आपकी खुशी में बहुत कम लोग खुश होने वाले होते हैं। ये नज़र, जादू, ये एग्जिस्ट करता है, इसे हम जुटला नहीं सकते हैं। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।